हेलो फ्रेंड्स, मैं योगेश कुमार आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल बिट्टा क्लासी में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड, आज हम अपने इस लेक्चर में दो इम्पोर्टेंट टर्म्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। एक डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच और सेकंड इम्पैक्ट पैरामीटर। देखिए स्टूडेंट कि अपने पास क्या होगा कि भाई अपने पास ये रहेगा न्यूक्लियस। ठीक है, जो न्यूक्लियस होगा किसी भी एटम का न्यूक्लियस होगा। ठीक है ना। तो वो जो एटम जो होगा उसका हम मानते हैं भाई जो एटॉमिक नंबर अपने पास है, क्या है? एटॉमिक नंबर कितना है? जेड। तो पूछा जाए कि इस न्यूक्लियस के ऊपर भाई चार्ज कितना होना है, न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज कितना रहेगा। तो एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होंगे? जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। और एक प्रोटॉन के ऊपर हम बोलेंगे चार्ज कितना होता है? ई होता है। तो जेड प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना आएगा भाई? जेड ई चार्ज आएगा। कितना आएगा? जेड ई चार्ज। ठीक है भाई। अब अपने पास क्या होगा? ये क्या है? बिल्कुल सेंटर वाली लाइन भाई। ये लाइन क्या है? बिल्कुल न्यूक्लियस के सेंटर में से पास होकर जाएगी भाई। ठीक है। अब अपने पास क्या है? एक अल्फा पार्टिकल होगा भाई। क्या रहेगा? एक अल्फा पार्टिकल रहेगा। ठीक है। और ये वाला अल्फा पार्टिकल इस लाइन के अलोंग मूव करता हुआ जा रहा है। ठीक है। जब ये अल्फा पार्टिकल मूव कर रहा होगा तो इसके पास रहेगी भाई क्या? काइनेटिक एनर्जी। अब ये जो अल्फा पार्टिकल है कहाँ जा रहा है? इस न्यूक्लियस की तरफ जा रहा है। तो जैसे जैसे ये न्यूक्लियस की तरफ जाता जाएगा इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो होती चली जाएगी भाई डिक्रीज। क्यों डिक्रीज होती चली जाएगी? क्योंकि ये प्लस चार्ज है और इस अल्फा पार्टिकल के ऊपर भी क्या होता है? प्लस चार्ज होता है। तो प्लस प्लस के बीच में क्या होगी? रिपल्सन। उस रिपल्सन की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होती चली जाएगी? कम होती चली जाएगी। ठीक है। तो जब काइनेटिक एनर्जी कम होती चली जाएगी तो वो पोटेंशियल एनर्जी में क्या होगी? कन्वर्ट होती चली जाएगी। क्या होगी? जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी उसके अंदर क्या होगी? कन्वर्ट होती चली जाएगी। ठीक है। तो ये अल्फा पार्टिकल जा रहा है, लगातार काइनेटिक एनर्जी कम होती जा रही है। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है स्टूडेंट वो कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और यहाँ आकर जो काइनेटिक एनर्जी थी पूरी की पूरी वो क्या हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो जाएगी स्टूडेंट? कन्वर्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कन्वर्ट। तो कहने मतलब ये है कि जब अल्फा पार्टिकल जा रहा होगा तो न्यूक्लियस के कितना नज़दीक पहुंच पाता है, कितने नज़दीक उसके अप्रोच हो पाता है, तो उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। और वो डिस्टेंस हम कहाँ से लेते हैं? न्यूक्लियस के सेंटर से लेते हैं। न्यूक्लियस के सेंटर से लेते हैं। तो जैसे ही काइनेटिक एनर्जी यहाँ 0 हुई तो इस न्यूक्लियस की वजह से रिपल्सन ज़्यादा होगी और ये यहाँ से वापस लौट जाएगा। अल्फा पार्टिकल वापस चला जाएगा। तो अल्फा पार्टिकल इस न्यूक्लियस के कितने नज़दीक जा पाता है उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है। तो डिस्टेंस कहाँ से होती है? न्यूक्लियस के सेंटर से और उस पॉइंट तक के डिस्टेंस जहाँ से वो वापस रिटर्न चला जाएगा। ठीक है। तो बोलते क्या है? इट इज द डिस्टेंस between the center of nucleus to the point from where the alpha particle approaching directly towards the nucleus and returns back। वापस चला जाएगा। ठीक है। और जो R0 जो डिस्टेंस मैंने बताई है इस R0 डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इसी R0 डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच।
ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। हाँ, अब हमें क्या करना है कि जो आर नोट डिस्टेंस है इसके लिए हमें करना है फॉर्मूला ड्राइव, ठीक है। तुम्हें पता है भाई क्या कि एट आर नोट डिस्टेंस के ऊपर क्या हो गया, जो काइनेटिक एनर्जी थी वो पूरी पूरी क्या होगी, पोटेंशियल में क्या होगी, कन्वर्ट होगी। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो हम बोलेंगे भाई जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो तो आएगी हाफ mv²। अब बात आएगी भाई जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कैसे निकालेंगे, जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, भाई मान लो अपने पास ये क्या है, न्यूक्लियस, और यहाँ तक की जो डिस्टेंस अपने पास होगी स्टूडेंट वो कितनी होगी भाई, r0, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, और इसका जो चार्ज है स्टूडेंट वो कितना होता है भाई, Ze। तो हम क्या करेंगे, इस न्यूक्लियस का यहाँ पे निकालेंगे भाई पोटेंशियल। क्या निकालेंगे, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल कितना आएगा भाई, KQ/R। पोटेंशियल निकालने का जो फॉर्मूला होता है किसी भी पॉइंट के ऊपर पॉइंट चार्ज की वजह से वो कितना आता है, KQ/R, और Q कितना हो गया, Ze, ठीक है। अब यहाँ पर कौन आएगा भाई, अल्फा पार्टिकल आएगा जिसका चार्ज कितना होता है, 2e। तो पोटेंशियल मल्टीप्लाई में चार्ज कर देंगे तो अल्फा पार्टिकल की क्या आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। क्या जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। तो वो निकालते कैसे हैं, तो निकालेंगे पोटेंशियल ऑफ न्यूक्लियस एट R0 मल्टीप्लाई में चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, ठीक है। तो भाई हाफ mv² इस साइड है, तो पोटेंशियल कितना आया, के न्यूक्लियस का चार्ज अपॉन में डिस्टेंस मल्टीप्लाई में 2e अल्फा पार्टिकल का चार्ज, ठीक है। तो अपने पास क्या आ गया भाई, अपने पास आ गया हाफ mv² इज इक्वल टू 2kZe² अपॉन में R0। तो जो R0 है इसको हम जब निकालेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा 2kZe² अपॉन में हाफ mv², ठीक है। तो सिंपली मैं इसको लिखता हूँ भाई क्या, काइनेटिक एनर्जी, जिसको लिखता हूँ ई से क्या करता हूँ, डिनोट करता हूँ। तो R0 मेरे पास कितना जाएगा भाई, 2kZe² अपॉन में ई। ये अपने पास क्या आता है भाई, फॉर्मूला आता है, ठीक है। अब जो अल्फा पार्टिकल गया होगा, ठीक है, उसी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है, वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर होती है। उसकी वैल्यू पुट करते हैं, जेड की वैल्यू, ई की वैल्यू, के की वैल्यू पुट करते हैं, तो अपने पास जो आंसर आता है, पुटिंग ऑल वैल्यूज, सारी वैल्यू पुट करने के बाद, ठीक है, तो जो R0 जो वैल्यू आती है वो लगभग आती है 10⁻⁻15 मीटर की। कितनी वैल्यू आएगी, 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। और 10⁻⁻15 मीटर जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, फर्मी। क्या बोलते हैं, फर्मी, ठीक है। और यही अब इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर साइज ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर साइज। तो न्यूक्लियर का जो साइज होता है, न्यूक्लियस का साइज वो कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर का। तो इसी से हमें क्या मिलता है कि भाई एस्टिमेट मिलता है, थोड़ा सा हिंट मिलता है कि जो न्यूक्लियस का जो साइज़ है वो कितना रहेगा। तो इस डिस्टेंस से तो क्या रहेगा भाई, कम रहेगा। और ये डिस्टेंस कितनी आएगी, 10⁻⁻15 मीटर। तो रफली बोलते हैं कि जो न्यूक्लियस का जो साइज़ है लगभग इतनी ही डिस्टेंस के बराबर आएगा, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है ये हमें क्या देता है, एस्टिमेट देता है, एस्टिमेट ऑफ न्यूक्लियर साइज। तो जो न्यूक्लियर साइज है उसका पता हम सबसे पहले कहाँ से पता चला, तो पता चला इस डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच से, ठीक है। हाँ, तो लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था भाई मल्टीपल चॉइस में 2024 में, मार्च 2024 में पूछा गया था कि जो R0 है इसका रिलेशन क्या होता है काइनेटिक एनर्जी के साथ। ये तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो पूछा ये गया था कि यदि हम जो एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी, इसको हम बढ़ा देंगे तो जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जो R0 डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी भाई, घट जाएगी।
और आर नोट ई के ऊपर क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये सारी बातें आप लोग डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के बारे में ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक आता है स्टूडेंट अपना, वो क्या आता है, इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर, तो देखिए स्टूडेंट भाई कि ये अपने पास क्या है भाई, न्यूक्लियस होता है, और ये क्या है, न्यूक्लियस वाले सेंटर में से जो लाइन पास होकर जाएगी वो वाले होती है। अब सपोज करो कि अपने पास एक अल्फा पार्टिकल है, वो यहाँ से जा रहा है, अल्फा पार्टिकल, ठीक है, ऐसे जा रहा होता है। जब अल्फा पार्टिकल बहुत दूर होता है, ठीक है, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, जाएगा, और जैसे पास जाएगा इस न्यूक्लियस के, ये थोड़ा सा स्कैटर हो जाएगा, ऐसे घूम जाएगा। तो ये वाला जो एंगल होता है, थीटा एंगल होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग एंगल। एंगल ये होता है अपने पास। तो जब अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के से बहुत दूर होता है, तो उस केस में ये अल्फा पार्टिकल है, मतलब अल्फा पार्टिकल इतनी वेलोसिटी जा रहा है, तो इसको बोलेंगे अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी। और वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको बोलते हैं वेलोसिटी वेक्टर। जब अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से बहुत दूर होता है, तो सेंट्रल लाइन से वेलोसिटी वेक्टर के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट पैरामीटर बोलते हैं। तो सिंबल क्या होता है, इम्पैक्ट पैरामीटर का बी होता है। ठीक है, तो जब अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से बहुत दूर होता है, तो वेलोसिटी वेक्टर का इस सेंट्रल लाइन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनता है, उसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट पैरामीटर। तो क्या बोलते हैं, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस of velocity vector from the central line of nucleus when it is far away from nucleus। ठीक है, हाँ। तो जो इम्पैक्ट पैरामीटर अपने पास जो आया स्टूडेंट, उसका डेरिवेशन हमें याद करने की जरूरत है नहीं, तो उसका जो फॉर्मूला होगा वो आप लोग डायरेक्ट ध्यान रखेंगे, इम्पैक्ट पैरामीटर बी। ठीक स्टूडेंट, तो वो होता क्या है भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2k ZE² कोट θ/2 अपॉन में एनर्जी। तो स्टूडेंट ये अपने पास क्या आएगा भाई, फॉर्मूला आएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, याद कर लेंगे डायरेक्ट। अच्छा, अब यहाँ से पता करेंगे कि जब भाई बी की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। बी की वैल्यू क्या रहेगी, 0। तो बी की वैल्यू 0 कब रहेगी, तो अल्फा पार्टिकल इसी लाइन से जा रहा होगा। क्या रहेगा, इसी लाइन से जाएगा। तुम्हें पता है जब ऐसे जाएगा तो यहाँ तक पहुँच पाएगा, फिर वो वापस चला जाएगा, है ना। तो कितने एंगल से मुड़ गया वो, थीटा, इज अल्फा पार्टिकल ऐसे जा रहा था, फिर ऐसे चला गया, तो 180 डिग्री से मुड़ गया, है ना। तो इस केस में इसको हम बोलते हैं हेड ऑन कोलिजन। तो इस केस में थीटा की वैल्यू कितनी आती है भाई, 180 डिग्री आती है। जब हम बी की वैल्यू क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, क्या करेंगे, डिक्रीज। तो बी की वैल्यू क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, तो ये जो अल्फा पार्टिकल होगा ये ज़्यादा एंगल से क्या होगा, स्कैटर होगा। तो उस केस में थीटा की वैल्यू क्या होगी भाई, इंक्रीज होगी। जब हम बी की वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे तो देखेंगे थीटा की वैल्यू क्या होती है भाई, डिक्रीज होती है। क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, हाँ। तो यही बात आप लोग ध्यान रखेंगे, इस इम्पैक्ट पैरामीटर के बारे में डेफिनेशन याद कर लेंगे, इसका जो फॉर्मूला है वो याद कर लेंगे, और ये सारी बातें आप लोग स्टूडेंट ध्यान रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।